मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। If we allow our definition of what's possible to be based on how big someone else can dream, our dream will die. नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 7th लेक्चर पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम दिल्ली सल्तनत का तुगलक डायनेस्टी को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ डायनेस्टीज जो थे दिल्ली सल्तनत की, जैसे कि खिलजी डायनेस्टी हो गई, उसके पहले हमने स्लेव डायनेस्टी को स्टडी किया। अब अगली जो डायनेस्टी है वो रहेगी तुगलक डायनेस्टी। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID, this is my Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel. So आइए हम तुगलक डायनेस्टी के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो रूलर देखने वाले तुगलक डायनेस्टी के वो है घियासुद्दीन तुगलक। इन्हें घियात अल दिन तुगलक भी कहा जाता है, इन्हें घियासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है या इन्हें गाजी मलिक भी कहा जाता है। अब ये जो है ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं जिनका जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड माना जाता है वो है 1320 से 1325 एडी तक। इतना इनका पीरियड माना जाता है जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने रूल किया, इनका रीन था ये। उसके बाद सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको ये पता चल चुकी है कि घियासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। ये 1320 में ही एसेंडेड द थ्रोन, ये आते हैं दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे 1320 एडी में। अब अगर मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर के आखिरी स्लाइड में जाऊं जो कि आप ऑलरेडी देख चुके, तो हमने ये देखा था कि आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी वाले स्लाइड में कि आखिरी जो पॉइंट था यहाँ पे देखेंगे आप, या फिर 1320 में जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे कि गयासुद्दीन तुगलक के साथ मिल के उन लोगों ने जो खुसरो खान था उन्हें हरा दिया था। गाजी मलिक उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे आ जाते हैं, उसके थ्रोन पे आ जाते हैं। तो ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो आपके माइंड में अभी बैकग्राउंड तो बन चुका है। सो आपको ये पता है कि 1320 एडी का टाइम था जब घियासुद्दीन तुगलक बनते हैं दिल्ली सुल्तानत के सुल्तान। तो उसके बाद ये बात है कि ही ब्रॉट बंगाल, उत्कला, ओडिशा एंड वरंगल अंडर हिज कंट्रोल। तो उत्कल या फिर ओडिशा जिसे कहा जाता है, या फिर बंगाल देखेंगे या फिर वरंगल देखेंगे, ये सब उन्होंने अपने कंट्रोल में लाया। तो दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे एक्सटेंशन था, काफी सारा एक्सपांशन हुआ था इनके वक्त। तो अभी धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत एक्सपांड होते हुए हमें दिखा। उसके साथ साथ 1325 एडी में घियासुद्दीन तुगलक जो है इनकी डेथ हो जाती है इन एन एक्सीडेंट वाइल अटेंडिंग एन इवेंट फॉर हिज विक्ट्रीज इन बंगाल। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब ये बंगाल में जब जीत गए तो एक इवेंट रखा हुआ था, उसमें एक वुडन पवेलियन बनाया गया था। वुडन पवेलियन जो था वो कोलैप्स हो गया और उस कारणवश घियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। ये मोस्ट एक्सेप्टेड जो रीजन माना गया इनके डेथ का वो यही रीजन था। तो इनकी डेथ हो जाती है 1325 में। इनके इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर उनके बाद उनके जो सन थे जिनका नाम है जुना खान। सो ये जो स्पेलिंग है ये मैंने थोड़ा सा यहाँ सुधारा है, ये स्पेलिंग है जौना खान का। जौना खान या फिर जिन्हें अलग खान भी कहा जाता है, अलग खान हो गए, जुआना खान हो गए, ये इनके बेटे थे जिन्होंने इनके जगह पे जो आए। सो जुआना खान या अलग खान सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। और जब ये आते हैं जुआना खान, जब ये दिल्ली सल्तनत संभालते हैं, जब वहाँ के रूलर बनते हैं, तो ये नाम अपना रखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और उस नाम से रूल करना शुरू करते हैं। इसलिए गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगले रूलर आते हैं इन 1325, ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक। सो अब हम मोहम्मद बिन तुगलक को स्टडी करते हैं। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन रखना काफी है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इनका मोस्ट एक्सेप्टेड जो रीन माना गया है वो 1325 से 1351 तक का माना गया है। उसके साथ साथ इन 1325 एडी जोना खान, या फिर मैंने एक और आपको स्पेलिंग दिखाया, ये एक क्राउन प्रिंस थे। क्राउन प्रिंस यानी क्या होता है कि जब किंग की डेथ हो जाएगी तो जो उनके बेटे उसमें से कौन बनेगा अगला किंग, उसे पहले ही नॉमिनेट किया जाता है और उसे क्राउन प्रिंस माना जाता है जो अगला किंग बनने वाला है। तो ये क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये डिसाइडेड था कि यही बनने वाले, तो ही स्वर्ण द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद उन्होंने जो टाइटल लिया वो था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद इन्होंने जो जो काम किए वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है मोहम्मद बिन तुगलक से। और
फिरोज शाह तुगलक से, तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतने आपको सफिशिएंट होगी एग्जाम के लिए। इन्होंने आते बराबर क्या किया, तो जो टैक्सेस है उसे बढ़ा दिया दोआब के रीजन में। दोआब का रीजन यानी क्या होता है, दो जो रिवर्स होती है उसके बीच का जो रीजन होता है, ये रीजन इसे कहा जाता है दोआब का रीजन। अब ये रीजन की यानी सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो ये रीजन जो है ये काफी फर्टाइल होता है, क्योंकि दो नदियों के बीच में चलने वाला रीजन है, यहाँ पे काफी अच्छा एग्रीकल्चर और ये सब चल सकता है। सो इन्होंने आने के बाद सबसे पहले टैक्सेस बढ़ा दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि जो मुझे जो पैसे की जरूरत है वो टैक्सेस बढ़ा के पूरी हो जाएगी, तो टैक्सेस बढ़ा देता हूँ ताकि जो खजाना है वो भर जाएगा। तो ही रेज द टैक्सेस बिटवीन गंगा एंड यमुना दोआब। तो दो नदियों के बीच का, गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब का रीजन था, इसमें इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। काफी मेनी पीपल रैन अवे टू द फॉरेस्ट, है ना, तो काफी लोग फिर वहां से जाने लगे, क्योंकि इतना टैक्सेस पे करना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। सो मेनी पीपल रैन अवे टू द फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे हेवी टैक्सेस थे उसे अवॉइड करने के लिए। और ये सब चीजें होने के कारण क्या हुआ, आप समझ जाइए, ये एक रीजन है, ये रीजन पे बहुत हाई टैक्सेस लिए जा रहे हैं, तो लोग ये रीजन छोड़ के दूसरे रीजन में जाने लगे। अब लोग अगर इस रीजन में सेटल हो गए दूसरे रीजन में, तो यहाँ पे जो खेती चल रही थी ये बंद हो गई, ये रुक गई, क्योंकि लोग यहाँ से यहाँ पे चले गए। तो कल्टीवेशन रुक गया। कल्टीवेशन रुकने के कारण क्या हो गया कि फूड शॉर्टेज होना शुरू हो गया, जिस कारणवश ये जो इन्होंने जो स्टेप लिया था टैक्सेस बढ़ाने का, ये काफी एक गलत डिसीजन हो गया, और उसके कारण लोगों को फूड शॉर्टेज होने लगा, कल्टीवेशन जो है वो नेग्लेक्ट होने लगा, तो ये काफी सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। उसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किया, इनकी ये गलती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो इन्होंने की, जिस कारणवश इनका जो रूल था ये एक तरह से खत्म हुआ। सो आगे क्या हुआ, तो ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। दिल्ली से इन्होंने देवगिरी में अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट की, और उसका नाम दौलताबाद कर दिया। अब मेन रीजन क्या था, ये आप इस मैप को देख के समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो मैप है ये तुगलक डायनेस्टी का मैप है। इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं आएगा दिल्ली, यहाँ से ये शिफ्ट करते हैं अपना कैपिटल यहाँ पे दौलताबाद में। ये क्या करना चाहते थे, ये साउथ में अपना किंगडम एक्सपांड करना चाहते थे, साउथ में ये एक्सपांशन चाहते थे, इसलिए इन्हें ये पास पड़ता था कि ये साउथ से इधर एक्सपांड करेंगे। तो इन्होंने यहाँ से अपना कैपिटल जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से यहाँ जब कैपिटल शिफ्ट होने लगा, तो ये जो पोर्शन है नॉर्थ वाला, ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये इसके तरफ ध्यान नहीं ये दे पाए, है ना। तो इनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी गलती की मैंने, अब मैं ना तो साउथ की तरफ ध्यान पे रहा, क्योंकि ये भी इनके लिए मुश्किल हो गया था कि साउथ जीतना यहाँ से, क्योंकि काफी डिफिकल्ट टास्क था। सो उसके बाद ये इनका जो पहले से जो किंगडम है उस पे भी अफेक्ट कर रहा था, तो इन्होंने भी इसे फिर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ये इनकी बहुत बड़ी गलती हुई फिर से, जो इन्होंने दोहराई थी अपनी गलती। तो ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, और देवगिरी का नाम कर दिया गया दौलताबाद। उसके बाद इन्होंने वापस शिफ्ट कर दिए, बात अलग है। ही इंट्रोड्यूस द कॉपर एंड ब्रास कॉइन्स, तो कॉपर और ब्रास का इन्होंने कॉइन्स बनाए, जिसको ये टोकन करेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी हम कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि सिल्वर और गोल्ड कॉइन इतने ज्यादा मिंट करने से अच्छा मैं सस्ते में कॉपर और ब्रास के कॉइन्स बना लूंगा और उसकी वैल्यू सेम रख दूंगा। अब वैल्यू जो थी वो इन्होंने इक्वल कर दी गोल्ड और सिल्वर की। अब आपको तो पता है जब ऐसा होगा तो गोल्ड सिल्वर के बराबर अगर आप कॉपर के कॉइन्स की वैल्यू रख रहे हैं, सो आपकी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा, और ये इकोनॉमी को अफेक्ट किया। इकोनॉमी को अफेक्ट करने के बाद जो कॉइन्स है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स वो बहुत ज्यादा गिर गई, और इसके बाद इनको ये जो कॉपर टोकन करेंसी इन्होंने लाई थी, इसे इन्होंने विड्रॉ करना पड़ा। इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई थी। सो ये एक और गलती इनकी। तो यहाँ पे अब तक 3 गलतियां मैं बता चुका हूँ। एक तो इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए, दूसरी बात इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, तीसरी बात इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। ये 3 गलतियां, और आगे देखते हैं और इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद जो इन्होंने मेन चीजें की वो उनके फेल एक्सपीडिशन यानी इन्होंने कुछ जगह है वहां पे अटैक किए, वहां पे वॉर करके एक्सपांशन करने की कोशिश की। सबसे पहले अगर देखेंगे तो इन्हें खुरासन, ये जो जगह है, जैसे कि हम देखेंगे खुरासन इराक हो गया, या फिर ट्रांसोशियाना हो गया, या फिर इराक हो गया, खुरासन हो गया, ये जितने भी रीजन्स है इसे ये कॉन्कर करना चाहते थे। अब ये जो रीजन्स आएंगे ये इस तरफ आएंगे, इंडिया के इस तरफ, तो इन्हें अभी इंडिया के इस तरफ जाने की जरूरत पड़ गई। यहाँ जाने के लिए इन्होंने काफी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी। आर्मी जो इन्होंने रेज की थी वो लगभग ऐसा माना जाता है कि 3,70,000 लोगों की आर्मी थी। इतने सारे लोग आर्मी में थे। ये जो फिगर है ये कोई मैटर नहीं करते एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा कितने लोग थे। ये तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कितनी बड़ी आर्मी ये बनाते हैं। ये बनाने के बाद ये एक्सपीडिशन है ये फेल हो गया, ये कॉन्कर ही नहीं कर पा रहे। इतने सारे लोगों की इन्होंने आर्मी बनाई, उसमें खर्चा अलग से आया, ये सब चीजें एक और इनकी गलती हो गई, ये यहाँ पे फेल हो गए। अगला है कि ये कराचिल एक्सपीडिशन करना चाहते थे। कराचिल जो है ये कुल्लू कांगड़ा रीजन, जो आप जानते हैं कुल्लू कांगड़ा रीजन जो है ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ का रीजन ये जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कराचिल एक्सपीडिशन कर दिया। फिर से इस पे बहुत सारा खर्चा लगाया,
और ऐसा कहते हैं कि तुगलक जो थे, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, ये बात सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है, ठीक है? मैं ये मेरे दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, कुछ हिस्टोरियंस की जो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी उसमें ऐसा है कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये जो तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या करना चाहते थे हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में जाके, तो यहाँ से ये जो रीजन है, यहाँ से ये हिमालय को क्रॉस करना चाहते थे, यहाँ जाके। हिमालय को क्रॉस करके ऐसा भी माना जाता है कि ये चाइना पे अटैक करना चाहते थे। अब ये चीज़ मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, सभी का नहीं। तो ये इन्वेड करना चाहते थे चाइना को इवन, तो इतना बड़ा एक्सपीडिशन ये चलाना चाहते थे, तो ये रीजन ये जीतना चाहते थे पहले, फिर ये बाद में और एक्सपेंशन करना चाहते थे आगे-आगे अपने डायनेस्टी का। तो इतने बड़े एक्सपीडिशन चलाए इन्होंने, बट ये सब फिर से फेल हो गए। फेल होने के बाद बहुत सारा खर्चा हुआ, फिर से जो किंगडम है, उसकी इकोनॉमी गिरने लगी, लोगों को बहुत तकलीफें गई इन चीज़ों के कारण। फिजूल के खर्चे कह सकते थे इनके, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो किए थे, तो ये सब चीजें हुई तो हुई। ये सब चीजों के कारण क्या हुआ, मेन बात ये, तो जितने अभी हमने अबाउ इवेंट्स देखे, जितने भी यहाँ से ये तीसरी चीज इनके फेल्ड एक्सपीडिशन भी, चौथी चीज हमने देखी फेल्ड एक्सपीडिशन, तो ये जितनी भी चीजें हुई, ये चीजों के कारण लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया इनके खिलाफ। अब काफी सारे रूलर्स जो थे, काफी सारे एक एक जगह पे इन्होंने जो भी लोग रखे थे ऑफिशियल्स इनके, या फिर संभालने के लिए जितने लोग रखे थे, वो लोगों ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब इनके जितने भी एरियाज़ थे, जैसे कि मदुराई जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया, जलालुद्दीन एहसान शाह मदुराई के रूलर बन गए, मदुराई इनके किंगडम से निकल के यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट हो गया था मदुराई। सो मदुराई इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो विजयनगर किंगडम बन गया, जिसमें हरिहर और बुक्का ने मिलके विजयनगर किंगडम बनाया था। ये चीज़ें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर में। वरंगल विजयनगर जो है यानी वरंगल जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहामनी किंगडम भी आया। सो ये सब जो किंगडम्स है, बहामनी किंगडम हो गया या फिर विजयनगर हो गया, ये सबको तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हसन गंगू करके जो है उन्होंने बहामनी किंगडम की फाउंडेशन किया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई इनके वक़्त, और बहुत अलग सी बात थी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, रूल अच्छे से नहीं कर पाए, लोग भी इनके रूल में परेशान थे। ये बहुत ही बुरा, बहुत ही खतरनाक सा एक इवेंट हो रहे थे। सो लोग तो परेशान थे। फाइनली उनकी डेथ हो गई, थट्टा करके जो जगह है, 1351 में इनकी डेथ हो जाती है। आज ये जो जगह है ये पाकिस्तान में थट्टा, उस वक़्त इन्हीं के पूरे किंगडम में आती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है, पाकिस्तान और ये सब कवर हो रहे हैं इनके किंगडम में। सो यहाँ पे इनकी डेथ हो गई 1351 में, और उसके बाद जो अगले रूलर आए, वो उनका नाम है फिरोज़ शाह तुगलक। सो इनके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ये 3-4 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो इन्होंने टैक्सेस रेज़ किए थे, दूसरा है कि कैपिटल शिफ्ट की थी, इसके कारण क्या-क्या हुआ आपको पता है, फूड का शॉर्टेज और ये सब। उसके बाद टोकन करेंसी है ना, टैक्सेस बढ़ाने के कारण फूड शॉर्टेज हुआ, कैपिटल शिफ्ट करने के कारण इन ये बराबर सँभाल नहीं पाए, टोकन करेंसी लाए जिसके कारण वैल्यू गिर गई कॉइन्स की। उसके बाद फेल्ड एक्सपीडिशन थे, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है इनके लिए, और इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहीं से तो नए-नए किंगडम्स को बर्थ हुआ। यहाँ पे अगर देखेंगे विजयनगर हो गया, बहामनी हो गया, यहीं से इनका बर्थ होता है। सो उसके बाद जो अगले रूलर हम पढ़ते हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। सबसे ज़्यादा अगर तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन आने के चांस की बात करें हम, तो मोहम्मद बिन तुगलक से, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक से, इन दोनों से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा। सो फिरोज शाह तुगलक जो है, इनका जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो माना जाता है पीरियड, वो है 1351 से 1388 तक, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ये आते हैं। और फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक वाज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक यंगर ब्रदर। ओके, यानी ही वाज द कजिन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन थे, क्योंकि बिन तुगलक के जो फादर थे जिनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक, यहाँ देखेंगे ये है मोहम्मद बिन तुगलक के फादर, और इनका एक भाई है, उनके भाई के बेटे थे फिरोज शाह तुगलक, यानी ये दोनों कजिन हो गए। ये दोनों कजिन थे, यानी अभी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले जो रूलर बनते हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। अब हम फिरोज शाह तुगलक को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सो ही सक्सीडेड थ्रोन इन ईयर 1351 एडी, ये हमें याद रखना है। अब इनके बारे में कुछ हमें, इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो देख लेते हैं क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है जो इन्होंने किए। सबसे पहले जब ये आते हैं तो ही विड्रू ऑल तकुई। अब तकुई क्या होता है? तकुई यानी लोन होता है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ग्रांट किए थे लोन। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल लोन है वो पूरे उन्होंने विथड्रॉ कर लिए। ये चीज़ों के कारण इकोनॉमी बहुत खराब हो रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक संभाल नहीं पा रहे थे, तो फिर लोगों को लोन और ये सब देना इन्होंने शुरू कर दिया था। इन्होंने सबसे पहले वो विथड्रॉ कर दिया तकुई जो था। उसके बाद ही रेज़्ड द सैलरी ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर की सैलरी बढ़ाई ताकि वो अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट करे, एफिशिएंटली काम करे। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी अनलॉफुल और अनजस्ट टैक्सेस लगाए थे, आप तो यहाँ जानते हैं, रेज़ द टैक्सेस। मोहम्मद
बिन तुगलक रेज द टैक्सेस, वो पूरे टैक्सेस और जितने भी अनलॉफुल थे, जो यानी बहुत ही बुरे टैक्सेस थे, उन सबको हटा दिया था यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने। उसके साथ साथ ही कलेक्टेड 4 इंपॉर्टेंट टैक्सेस विच आर, उन्होंने टैक्सेस भी लिए बट बहुत ही अच्छे मैनर में टैक्सेस कलेक्ट किए थे, जिसमें हम एक कह सकते जिसमें हम खराज कहते हैं। जो पहला हम टैक्स देख रहे हैं वो है खराज। अब खराज जो टैक्स है वो किस तरह से यहाँ पे कलेक्ट किया जाता था, तो 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, जितनी भी लैंड प्रोड्यूस करेगी उसका उसके 10 में से एक हिस्सा आपको देना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए ना। यानी अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 केजी कुछ लाया तो 1 केजी ये, ओके, और बाकी आपका। सो इस तरह का ये बहुत अच्छा एक टैक्स था जो काफी अच्छा, यानी एक सिस्टमेटिक वे था। तो खराज लिया गया। उसके बाद जो दूसरा ये ले अगला जो टैक्स है वो है खम्स। अब खम्स जो है ये क्या होता है देखते हैं। खम्स जो है ये 1/5 ऑफ वॉर बूटी, जितना भी आपने वॉर में अमाउंट कलेक्ट किया करके लाया है, उसमें से 5 में से एक हिस्सा उनको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 यूनिट्स कुछ लाए हैं, उसमें से आपको 1 यूनिट देना होगा। ये एक और टैक्स था जो वसूल किया जाता था। अब वॉर यानी कैसा है कि ये भी नहीं तो अलग अलग जगह पे अगर इन्होंने अपने ऑफिशियल रखे, वो जाके वॉर कर रहे हैं, उनको एक एक जगह दी है। फॉर एग्जाम्पल जागीरदार इन्होंने बना के रखा है, सो वो लोग एक जो है एक हिस्सा 5 में से वो देंगे। सो ये खम्स होता है। उसके बाद है जजिया। सो ये एक पोल टैक्स है जो कि अगर हम देखते हैं तो जजिया जो है ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, जजिया क्या होता है ना। एज पर इस्लामिक लॉ ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है, तो ये एक जजिया था जो नॉन मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता था। अगला जो है वो है ज़कात। ज़कात जो है ये, इसकी अगर हम बात करें तो ये टैक्स ऑन मुस्लिम्स है। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक रिलीजन के पर्पजेस है वो अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ टैक्स लिए जाएंगे मुस्लिम से, ये भी एक था ज़कात। सो ये 4 तरह के टैक्स इन्होंने लिए हैं। एक है खराज, एक है खम्स, एक है जजिया और एक है ज़कात। सो ये पूरे टैक्सेस इनके रहे हैं, जिसके थ्रू ये एक किंगडम जो है जो खराब हुआ था, इसे वापस से ठीक करना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की काफी अफेक्टेड था, तो ये उसे ठीक करना चाहते थे। इस तरह से इन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद इन्होंने काफी सारे वेल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, डैम्स बनाए और काफी इरिगेशन कैनल्स भी इन्होंने बनाए। और वो बनाने के बाद उन्होंने हक ए शर्ब कहा जाता है या हासिल ए शर्ब कहा जाता है, वो है वाटर टैक्स। लोगों से वाटर टैक्स लेना शुरू किया। ठीक है भाई साहब, अगर आप हमें सर्विसेज दे रहे हैं तो हम वाटर टैक्स तो भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे। तो वाटर टैक्स लेना भी ठीक बात है, अगर उतनी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है तो। वो इन्होंने वही किया। अब यहाँ जो खर्चा आया वो कुछ टैक्स अमाउंट में निकाला जाएगा, बट डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ही कंस्ट्रक्टेड टाउन्स लाइक फिरोजाबाद, हिसार या फिर जौनपुर या फतेहाबाद। आप जाते जौनपुर जो है ये भी इन्होंने बनाया, फतेहाबाद हो गया, फतेहाबाद। अब फिरोजाबाद खुद के नाम पे बनाया था, ऐसे अलग अलग नाम पे। जौन खान जो था उनके नाम पे जौनपुर बनाया था। तो इस तरह से ये सब बनाए गए थे एक एक टाउन। और ही लेविड जजिया ऑन ब्राह्मण्स। तो ये तो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो ब्राह्मण्स या फिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर ये जजिया लगाया जाता था। ब्राह्मण्स यहाँ पे स्पेशली इसीलिए लिखा गया है क्योंकि एक तरह से ये एक रिलीजियस टैक्स है जो कि ब्राह्मण्स थे वो उन पे जनरली लगाया जाता था, या फिर जो फिर नॉन मुस्लिम है उन पे लगाया जाता था, ये भी आप कह सकते हैं। ही एस्टेब्लिश होटल्स, दैट इज दर उल शफा। दर उल शफा जो है ये हॉस्पिटल्स के नाम थे जो इन्होंने बनाए थे। तो काफी अच्छा एक यहाँ पे डेवलपमेंट देखने मिल रहा था। उन्होंने मैरिज ब्यूरो भी बनाए थे हॉस्पिटल्स के साथ साथ, मैरिज ब्यूरो जिसे दीवान खैरत कहा जाता था। और दीवान इश्तिब्का दीवान इश्तिब्का बनाया गया था टू गिव फाइनेंशियल एड टू द पुअर। जो पुअर है लोग उनको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल एड दिया जाए, इसलिए दीवान इश्तिब्का भी बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, दरुल शफा हो गए, दीवान खैरत हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बनाई, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी एक अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ें दिख रही थी इनके वक्त। उसके बाद अगर हम कुछ और फैक्ट जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो ये है कि फुतुहत ए फिरोज शाही, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो फिरोज शाह तुगलक की है, ये याद रखिएगा। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी, खुद की बायोग्राफी भी लिखी हुई है। तो फुतुहत ए फिरोज शाही ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये कभी क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा किसकी है। ही पैट्रोनाइज स्कॉलर जियाउद्दीन बरानी। सो जियाउद्दीन बरानी कौन थे? तो ये एक तरह से अगर हम देखते हैं तो ये पॉलिटिकल थिंकर थे दिल्ली सल्तनत के वक्त। तो ये इन्हें हिस्टोरियन भी कहा जाता है। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे जो कि इनके वक्त थे फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ड्यूरिंग हिज रीन सेवरल संस्कृत बुक्स जो है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात थी कि संस्कृत बुक्स जो है जैसे कि मेडिसिन पे हो गए, साइंस पे हो गए, आर्ट्स पे जो ऑलरेडी बन चुकी थी, उसको उन्होंने पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया ताकि और भी लोगों तक वो पहुंच पाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई, संस्कृत बुक्स, मेडिसिन, साइंस, आर्ट्स, ये सब फिर आगे आगे पर्शिया तक जाने लगे। फिर वहाँ से और ज़्यादा उसका आगे जो कंट्रीज़ है वहाँ पे वो
चीज़ें के इन्फॉर्मेशन पहुँचने लगी, तो ये सब चीज़ें हुई। उसके साथ-साथ कुतुब फिरोज़ शाही एक बुक है जो कि फिज़िक्स पे है, ये भी इन्हीं के वक़्त की बुक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा डेवलपमेंट हमें देखने मिला फिरोज़ तुगलक के बारे में। जितना बुरा डेवलपमेंट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उतना उसको सुधारने की कोशिश फिरोज़ तुगलक ने की। अब फिरोज़ तुगलक के बाद हम देख लेते हैं कि तुगलक डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ, एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का अगर एंड देखें तो फिरोज़ के जो सक्सेसर्स थे, फिरोज़ तुगलक के जो सक्सेसर थे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट नहीं थे। जितने ये फिरोज़ शाह तुगलक थे उतने अच्छे ये नहीं थे, स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, कॉम्पिटेंट भी नहीं थे। तो 14th सेंचुरी के आस-पास अगर हम देखते तो काफ़ी टेरिटरीज़ इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। उसके पहले भी हमने देखा कि काफ़ी टेरिटरीज़ वैसे भी इंडिपेंडेंट हुई थी। बट धीरे-धीरे जब ये भी चले गए फिरोज़ तुगलक, तो उसके बाद फिर और भी टेरिटरीज़ इंडिपेंडेंट होने लगी, सब अपनी टेरिटरीज़ लेने लगे। तो उसके बाद अगर देखें तो तुगलक के पास सिर्फ़ पंजाब और दिल्ली ही रहा आखिरी के एंड में। सो उसके बाद अब ये सब चीज़ों पे कि जब मुश्किलें हो रही है, उसके बाद तैमूर भी इंडिया में आ जाते हैं और तैमूर इन्वेड कर देते हैं इंडिया में 1398 एडी में। तैमूर ने जो अटैक किया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक था, काफ़ी लोगों को मारा गया था। अगर देखेंगे तो तुगलक पीरियड पे ये अटैक किया गया और इंडिया से बहुत बड़ी वेल्थ ये लेके गए थे तैमूर। तो इंडिया को ये यहाँ पे तो इन्वेजन किस तरह के थे, इन्वेजन एक तरह से लूटने के लिए ही आते थे, कोई रूल करने की बहुत इच्छाएं नहीं रहती थी। सो इंडिया का जितना भी वेल्थ है ये उनको तैमूर को अट्रैक्ट कर दिया गया। और अट्रैक्ट करने के बाद तैमूर कौन थे, तो समरकंद जो है वहाँ के ये रूलर थे। सो ये लूट के चले गए और पर बहुत बुरी तरीके से लोगों को भी मारा गया और तुगलक जो है इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें गई, ये इन्हें सँभाल नहीं पाए, तैमूर का इन्वेजन नहीं सँभाल पाए, जिसके कारण तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे ही डिक्लाइन होना शुरू होते हुए दिखी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जब थे तब तैमूर इंडिया में आते हैं, तो याद रखिएगा ये एक थोड़ा छोटा-सा फैक्ट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। इन 1398 एडी तैमूर मर्सिलेसली सैक्ड एंड प्लंडर्ड दिल्ली। दिल्ली को लूट लिया और बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया गया था, जिसके कारण तुगलक डायनेस्टी खत्म होने लगी। काफ़ी सारे लोग भी इसमें मारे गए थे। सो ये यहाँ से तुगलक डायनेस्टी का अंत शुरू हो गया था और फाइनली इनका अंत हुआ जब मुल्तान के जो गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर, इन्होंने एक मुल्तान में गवर्नर रखे थे तुगलक के टाइम पे, जिनका नाम है खिज़्र खान। खिज़्र खान ये मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे। ये गवर्नर रखते थे, वही अपनी टेरिटरी लेके चले जाते थे और फाइनली खिज़्र खान ने तो तुगलक डायनेस्टी को ही खत्म कर दिया। तो मुल्तान के जो गवर्नर थे, अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि इनकी हालत बहुत खराब है तुगलक की, क्योंकि ये दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे, तो उस पे रूल कर दिया खिज़्र खान ने। खिज़्र खान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि तैमूर आए और वो चले गए, बट अफेक्ट करके गए बहुत ज़्यादा तुगलक डायनेस्टी को। तुगलक इस चीज़ का फ़ायदा उठा के खिज़्र खान जो है, ये आ गए तुगलक डायनेस्टी के जगह पे दिल्ली सल्तनत में और इनकी जो डायनेस्टी थी इसे सैयद डायनेस्टी कहा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। इस तरह से तुगलक डायनेस्टी जो था उनका अंत हो गया और काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर बनता है ये तुगलक डायनेस्टी वाला जो है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। उसके साथ-साथ अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो और लाइक करें मेरे फेसबुक पेजेस को। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन है मेरे फेसबुक पेजेस है। मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ